Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform and I hope you are doing well. फ्रेंड्स, हमेशा जो हम कहते हैं ना एस्पेरेंट के एक ही ब्रेन में बैठा दिया जाता है या वो बैठा लेते हैं कि इकोनॉमी का क्वेश्चन मेन एग्जाम के अंदर सीएसएस एग्जाम हो चाहे हमारा पीएमएस एग्जाम हो, इसको भाई अटेम्प्ट नहीं करना। इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर बहुत चाहिए, इसके अंदर आपके स्टैटिस्टिक्स बहुत चाहिए, हमें वो डालने पड़ेंगे। ये चीज है जी, इसके फियर से जी इकोनॉमी का जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि करंट अफेयर उठा लें, पाकिस्तान अफेयर उठा लें, हमारा जो इकोनॉमी के रिलेटेड वो क्वेश्चन लाजमी पूछता है और हम एस्पिरेंट क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि हमारे पहले ज़हन से बैठाया हुआ है कि भाई इकोनॉमी का जो क्वेश्चन नहीं करना, इसमें मार्क्स कम आते हैं, इसमें बहुत सारे स्टैट्स डालने पड़ते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी कहना कि फाउंडेशन है, जो आपका फियर है ना, वो निकालने वाला हूं कि इकोनॉमी के क्वेश्चन को जितना इकोनॉमी को आप लेकर इजी लेकर चलेंगे उतना ही अच्छा होगा और आप टैकल कर सकते हैं। मेन एग्जाम के अंदर इसके अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निक्स का पता होना चाहिए। ऐसे कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स, कौन सी रिपोर्ट्स, कौन से राइटर्स होने चाहिए जो मोर देन इनफ है हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट देम, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो फिर यहां पर फियर क्यों है? यहां पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि यहां पर जो इकोनॉमी को लेकर जो आपका एक फियर है ना कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, यहां पर मैंने आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करनी है पूरी, और आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो यहां पर इसको खत्म करना है। तो चलते हैं अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को यहां पर डिस्कस करते हैं, इसको इजी करके यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और यहां पर देखेंगे स्टैट्स एंड फिगर्स, कौन सी रिपोर्ट्स हमें चाहिए, कौन से जर्नल चाहिए, कौन से आर्टिकल्स चाहिए, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी आपका एनालिसिस मैटर करता है। यहां पर हम बार बार कहते हैं ना कि स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिखें, स्टेटमेंट को मोल्ड करके, बाय विदाउट, अब आप स्टूडेंट को 1000 बार कह देते हैं, एस्पिरेंट को कह देते हैं स्टेटमेंट मोल्ड करके लिखो। भाई वो स्टेटमेंट मोल्ड करके कैसे लिखे? जब तक लैंग्वेज ठीक नहीं होगी, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो आप स्टेटमेंट को मोल्ड करके उसकी जलेबी नहीं बना सकते। एक ही सेंटेंस के अंदर आप मल्टीपल चीजें डिस्कस नहीं कर सकते जितनी देर आपका नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं है। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी का जो आपका फियर है ना मेन एग्जाम के अंदर, उसको यहां पर निकालेंगे। यहां पर जितने भी मिसलेनियस, जितने भी यहां पर हमारे पास डिबेट रहेगी, ठीक है, कॉजेस की, इकोनॉमिक क्राइसिस की जनरल डिस्कशन करेंगे, और स्टैट एंड फिगर्स जहां जहां से हमने फैक्ट एंड फिगर जहां से पिक करने हैं वो भी बताऊंगा। और इसके वे फॉरवर्ड इशरत हुसैन साहब और उसके बाद हमारे बलिया लोधी साहबा, दोनों की उठाएंगे यहां पर, और एग्जैक्ट उठाएंगे जो उन्होंने बोला है वो चीजें यहां पर डिस्कस करें। और आप नदीमुल हक साहब को भी यहां पर ऐड कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट कोई अच्छा है वो भी ऐड कर सकते हैं, फॉरेन कोई इकोनॉमिस्ट आपने पढ़ा है उसको भी ऐड कर सकते हैं, नो डाउट, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है ना। लेकिन हम वे फॉरवर्ड में इसको आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारे पास वे फॉरवर्ड है, मिलिया लोधी साहब और इशरत हुसैन साहब को यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है इकोनॉमी के रिलेटेड। अब देखिए हो क्या रहा है, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ ना, एक ही यहां पर इशू आ रहा है, सबसे मेन इशू आ रहा है इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ठीक है, यही चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, यही चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले ना हमने जो 5 हमारे पास ये बोल्ड्स के अंदर चीजें है ना, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर, फिर हम जो है ना यहां पर जो जनरल हमारे पास कॉजेज रहेंगे उनको हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इनको यहां पर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, जो हमारे पास ये रहेगा। सबसे पहले हमने इकोनॉमी को यहां पर देखे, आप कहीं से भी इकोनॉमी का क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी फाउंडेशन है ना जो आप लिख रहे हो वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, हुक लाइंस है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब उसमें कोई स्टैट्स या फिगर की जरूरत नहीं है, उसमें आपकी जनरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप टच दे सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब देखें वो एक अपना पर्सपेक्टिव है, आप जिस वे से भी करें, लेकिन एक हुक अच्छा होना चाहिए, हिस्टोरिकल होना चाहिए, किसी पर्सनैलिटी से आप कर सकते हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहां पर जो स्टैट्स हमने इकट्ठे करने हैं वो भी डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले तो हमने इन चीजों को यहां पर देखना, फिर हमने ये देखेंगे कि स्टैट्स कौन कौन से आप डिस्कस कर सकते हैं, कौन कितने चाहिए, सिर्फ हमें थोड़े चाहिए, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए,
सबसे पहले हमें यहाँ पर आईएमएफ की रिपोर्ट थोड़ा पता होना चाहिए। रिपोर्ट ये नहीं कि आप उठाकर आप रिपोर्टें पढ़ना शुरू कर दें, आपको जीडीपी ग्रोथ का पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी कह रहा है और वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ कितनी है। वर्ल्ड बैंक जो है वो कह लें कि पाकिस्तान की जीडीपी की कितनी बात कर रहा है कि कितनी ग्रोथ है और वर्ल्ड ग्रोथ कितनी है, दो चीजें यहां पर। उसके बाद यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान अभी जो रिसेंटली है 2020 कह लें कि 4 to 25, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर जिस एस्पिरेंट ने इकोनॉमिक सर्वे को अंडरस्टैंड कर लिया ना, उसके फैक्ट्स एंड फिगर को यहां पर जो याद कर लिया तो मोर देन इनफ है। देखिए आपका इकोनॉमिक सर्वे की बेस के ऊपर जो इंटरनेशनल जर्नल्स लिखे जा रहे हैं या न्यूज के अंदर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, वो यही इकोनॉमिक सर्वे से बेसिकली डाटा अपना कलेक्ट करते हैं और ये ऑथेंटिक रिसोर्स है और इसको एग्जामिनर जो है वो आप डिनाई या रिजेक्ट नहीं कर सकता, आपके जो रेफरेंस को फेक नहीं करार दे सकता। लेकिन यहां पर ना 3-4 वर्ड्स आपको आने चाहिए। एक तो ऑलमोस्ट 20%, अबव 20%, फॉर एग्जांपल बिलो 20%, ये 3-4 वर्ड्स जो है ना ये आपको आने चाहिए। अब आप मजे की बात है, आप आर्टिकल पढ़ते होंगे ना तो वहां पर हमेशा एक वर्ड लिखा ही होता होगा कि ऑलमोस्ट है, अबव है या बिलो है, ठीक है। तो ये वर्ड लाजमी लिखे जाते क्योंकि यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि यहाँ पर पता होता है कि ये एग्जैक्ट फिगर भी नहीं है लेकिन इससे ऊपर नीचे है, लेकिन बात है ना। तो हमें यहां पर ये वर्ड्स भी पता होना चाहिए। अब आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक का पता होना और वर्ल्ड बैंक के बाद हमारे आज इकोनॉमिक सर्वे, इसके अंदर आपको स्टैट्स यहां पर याद करने की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जीडीपी ग्रोथ कितना है, मेन चीज ये है जीडीपी ग्रोथ कितना है, पब्लिक डेट कितना है, सर्कुलर डेट कितना है, यहां पर आपका फॉरेन एड्स कितनी आ रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, अकाउंट डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, बस मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। रेमिटेंसेस आप याद कर सकते हैं कि रेमिटेंसेस कितने होने चाहिए, जैसे हमारे यहाँ 31 पॉइंट समथिंग अभी बिलियन डॉलर चल रहे हैं पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, अभी जाके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे उसके बाद सॉरी एक दो चीजें और, यहां पर आप एक अच्छे राइटर्स को मलिया लोधी साहिबा को ऐड कर सकते हैं, इशरत हुसैन साहब को ऐड कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी सजेशंस दी है। क्योंकि यहां पर इशरत हुसैन आपको पता है फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक के रहे हैं यहां पर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, है ना। तो यहां पर उनको दे सकते हैं और मलिया लोधी साहब का यहां पर जो है आप वाला दे सकते हैं, या किसी और आपको राइटर अच्छा नदीमुल हक साहब जो है यहां पर उनको दे सकते हैं। इकोनॉमिस्ट जो है अच्छे इकोनॉमिस्ट जो है उनको आप यहां पर जो है डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी चीजें यहां पर बताई है कि इस तरह इकोनॉमिक कह लेके ग्रोथ हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये जो ना चीजें मैंने 5-6 जो बताई हैं, इससे बाहर नहीं जाना और ये स्टैट्स और यही फैक्ट है। उसके बाद आपकी सारी जनरल डिस्कशन है कि आप कितना अच्छा एनालिसिस करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इशरत हुसैन साहब की बुक है इश्यूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान थोड़ा टच देना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, उसके अंदर कोई ज्यादा उसकी किताब रटने की जरूरत नहीं है, 1-2 लाइनें उधर से उठा ली जो एग्जैक्ट है भाई ये ठीक है लाइन वो उठा ली। अब सबसे पहले हमने ये जो 5 चीजें है ना बॉल के अंदर, इनको अंडरस्टैंड करना है। इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने से ना पहले इनको यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे ताकि ये हमें जो बाकी अगर चीजें डिस्कस करेंगे तो ये साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बूम बस्ट साइकिल। अब एक न्यू चीज जो है ना हमारे यहां पर जो है ना गर्दिश कर रही है, बूम बस्ट साइकिल। जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम बस्ट साइकिल का शिकार हुई पड़ी है। अब बूम बस्ट साइकिल क्या है? देखिए बूम का मतलब होता है यहां पर जब आपको बेल आउट प्रोग्राम्स, फॉरेन एड्स, उसके बाद आपको फंड्स या लोन्स मिल रहे हो और आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर जाए। लेकिन 3 चीजें यहां पे, एक होती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक होती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात कर रहा हूं, और एक आपका होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तीनों में फर्क है, तीनों में फर्क है आपका, ठीक है, वो आपको भी पता है। चलो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आपको पता है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबलाइज कर देना जो अभी पाकिस्तान के अभी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ है लेकिन ग्रोथ की तरफ नहीं है, ठीक है। तो बूम बस्ट साइकिल का मतलब ये हुआ कि यहां पर जब भी फॉरेन एड्स या हमें बाहर से मिल रहे हैं तो क्या करता है हमारा अकाउंट एकदम से जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है और यहां पर जो हमारी इकोनॉमी बूम कर जाती है लेकिन ग्रोथ नहीं करती। क्या होता है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करती दोस्तों, स्टेबलाइज कर जाती, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ये कर जाती है। जब क्या होता है कि यही फॉरेन एड्स और ये जब जितने भी रिजर्व है हमारे पास एंड हो जाएं यहां पर, ठीक है, खत्म हो जाए और हमारी इकोनॉमी डाउन चली जाए, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की तरफ चली जाए या इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ चली जाए, तो हम बोलेंगे बस्ट। तो ये फिर क्या हुआ यहां पर बूम बस्ट।
या तो हम यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम मिलते जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होती जाएगी। जो ही बेल आउट प्रोग्राम्स यहाँ पर कम होंगे, फॉरेन एड्स कम होंगी, रेमिटेंसेस कम होंगे, तो हमारे क्या होंगे, यहाँ पर एकदम से बस्ट हो जाएगा। बूम बस्ट साइकिल बेसिकली इसको बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा अभी इसके बारे में डिस्कशंस की जाती है। इकोनॉमी के अंदर आपको अगर बूम बस्ट साइकिल के बारे में लिख के थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, आपका पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास रहेगा विशेष IMF साइकिल, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करें। अब दो केस है यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए, एक तो आपको अर्जेंटीना का पता होना चाहिए, दूसरा आपको ब्राजील का पता होना चाहिए कि किस तरह ये लोग यहाँ पर डेट ट्रैप बेसिकली हुआ, यहाँ पर किस तरह इन्होंने पब्लिक डेट जहां पर बढ़ गया, जब 101% में भी ज्यादा बढ़ गया। श्रीलंका आपके सामने कि किस तरह यहाँ पर पब्लिक डेट बढ़ा हुआ नजर आया, 100% से भी यहाँ पर क्रॉस कर गया। इसी तरह ब्राजील और अर्जेंटीना का भी यही केस हुआ कि जिस तरह इन्होंने यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम ले लेकर और जिस तरह इनकी कंडीशंस और जिस तरह इनके जो कह ले के इंस्ट्रक्शंस IMF पे वो फॉलो कर करके क्या हुआ कि यहाँ पर पूरा कह ले के वो कहते हैं ना पंजाब भट्ठा बैठ जाना, वो हो गया। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त देखा जाए तो 25 हमें यहां पर जो है IMF प्रोग्राम ले रहे हैं 25, है ना। ये अभी 25वां हमारा बेल आउट प्रोग्राम चल रहा है, जो $7 बिलियन की बात की जा रही है, वो हमें स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर एक तो IMF का जो साइकिल है कि यहां पर जो हमारा डेट है IMF को वो बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहां पर मानना पड़ रहा है पूरा के अगर यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करो तो करनी पड़ी है, जिस तरह हमें PIA को करना पड़ा, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को यहाँ पर प्राइवेटाइज किया जाए तो करना पड़ा, भाई करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए तो बढ़ा रहे, सारी चीजें चल रहे हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर अगर देखा जाए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर IMF का रोल बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जो IMF, क्योंकि भाई जो पैसे देगा उसकी बात ही मानी जाएगी, है ना। तो ये चीज हमें नजर आ रही। तो IMF यहाँ पर सबसे पहले ये चीज, अब इस IMF का बारे में डिटेल्स भी नहीं पता होनी चाहिए आपको इतनी ज्यादा, बस ये पता होना चाहिए कि इतना हमारा बेल आउट प्रोग्राम्स है, ये उनकी इंस्ट्रक्शंस है। जिस तरह अभी क्या हुआ, 15 उन्होंने यहां पर रिकमेंडेशन दी IMF ने, कितनी दी यहाँ पर 15 रिकमेंडेशन दी। अभी मेरा पूरा लेक्चर है उसके ऊपर, 15 पॉइंट्स दिए थे कि आप किस तरह यहाँ पर करप्शन, बेसिकली करप्शन के ऊपर रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की, बेसिकली गवर्नेंस एंड आई थिंक डायग्नोस्टिक करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट थी वो, जो इन्होंने पब्लिश की। तो पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर हमें करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिली। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पर 15 पॉइंट्स को भी डिस्कस किया कि आप ये 15 पॉइंट्स क्या करें, यहाँ पर ऐड करें, इंस्ट्रक्शंस है, ताकि आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या यहाँ पर हमें जो कह ले कि करप्शन नजर आ रही है, उसको यहाँ पर क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर इंश्योर करवाई जा सके। तो ये हमारे पास IMF का रहेगा 25%, यहाँ सॉरी 25 अभी बेल आउट प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए चीजें, इससे ज्यादा नहीं पता होना, बहुत ज्यादा हमें इकोनॉमी के रिलेटेड इतना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर IMF का सेपरेट लेकर आता है तो देन आपको इंस्ट्रक्शंस भी डिस्कस करने की पड़ेगी, उसकी रिपोर्ट्स भी डिस्कस करनी पड़ेगी, उसका हमारी पॉलिसी के अंदर इंटरफेरेंस भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप आपको पता है कि IMF से हमसे ले रहे हैं बेल आउट प्रोग्राम, तो हमें इसके बारे में क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि हम CSS के एस्पिरेंट है, PMS के हैं। अगर आप शॉर्टकट नहीं है, जो लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं ना, शॉर्टकट नहीं है भाई, क्लियर सी बात है यहाँ पर। तो IMF का होगा सेकंड नंबर पर हमारे पास। अब बात कर लेते हैं हम पब्लिक डेट की। अब पब्लिक डेट का डाटा कहां से कलेक्ट करें भाई? पब्लिक डेट का डाटा जो हमने कलेक्ट करना है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से करना है ना। अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक वाहिद हमारे पास ऑथेंटिक रिसोर्स है, जिस बच्चे को या जिस एस्पिरेंट को इकोनॉमिक सर्वे का सही एनालिसिस पता है ना, करंट डेफिसिट का पता है, ट्रेड डेफिसिट का पता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पता है, पब्लिक डेट कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है भाई, तो ये सारी चीजें, एजुकेशन का यहाँ पर हमारा क्या लिटरेसी रेट है, तो समझ रहे कि आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन इजी हो जाएगा मेन एग्जाम के अंदर, और ये आपके पास प्लस पॉइंट होंगे, आपके पास मार्क्स होंगे। जो आपको फियर है ना इकोनॉमी को लेकर, और एंड यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के अंदर इकोनॉमी के रिलेटेड वो लाजमी क्वेश्चन पूछता है। आप पेपर उठाकर चेक करें, समटाइम तो ऐसा रहा वो करंट अफेयर में भी पूछ रहा है, पाकिस्तान अफेयर में भी पूछ रहा है, आगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी जाकर वो पूछ देगा, ये भी चीज है। अब ये पब्लिक डेट का डाटा अभी हो कर रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात की जाए तो पब्लिक डेट जो यहां पर स्टैंड कर रहा है, यहां पर 76,000, यहां पर
7 यहां पर जो है वो बिलियन रुपीज हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, बिलियन रुपीज। ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो 76 ट्रिलियन बनते हैं। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट 271 बिलियन डॉलर जो है यहां पर बनते हैं। और यहां पर कह ले के 76,000 जो है ये हमारे बिलियन रुपीज की बात कर रहा हूं। अगर डॉलर की बात करेंगे तो 271 ऑलमोस्ट बनते हैं। अब ऑलमोस्ट, अब ये कौन सा डाटा है? बेसिकली ये आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का डाटा है। किसका? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, अभी 25 वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कवर हो गया आपका। अब इसकी बात करेंगे कि ये भाई जीडीपी का कितना शेयर करता है यहां पर। तो जीडीपी की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन यहां पर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60 to 70% अगर देखा जाए तो ये जीडीपी को शेयर करता है। इतना पब्लिक डेट हमें देना पड़ता है, तो इतना है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना। तो अब पब्लिक डेट के ऊपर ही आपको यहां पर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि एक तो पब्लिक डेट आपको पता होना चाहिए कि भाई परसेंटेज जीडीपी का कितना है, उसके बाद पब्लिक डेट है कितना है, उसके बाद अगर देखा जाए तो बिलियन डॉलर में कितना है। बस 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए मोर देन। या पब्लिक डेट होता है क्या है कि एक तो आपका डोमेस्टिक डेट होता है, एक आपका एक्सटर्नल डेट होता है। ये दो डेट मिलकर फिर जो आपका क्या बनता है, यहां पर पब्लिक डेट बनता है, ठीक है। अब यहां तक क्लियर होगी आपकी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर सर्कुलर डेट की बात करते हैं भाई। अब सर्कुलर डेट जो है वो टोटली हमारा जितना भी कह ले के एनर्जी सेक्टर में सारा। अब यहां पर जो हमने हमारे जो स्टैट्स एंड फिगर की बात करेंगे, सर्कुलर डेट की बात की जाए तो अभी 1.6 बिलियन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि लेकिन ये लास्ट टाइम कितना था, 2 पॉइंट समथिंग जो है यहां पर ट्रिलियन रुपीस देखने को मिल रहा था। लेकिन अब अगर बात की जाए तो यहां पर हमें सर्कुलर डेट कितने को देखने को मिल रहा है, 1.6 ट्रिलियन रुपीस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। बस इतनी सी बात है, ये आपने याद रखना है कि ये। लेकिन पहले इसका कितना था, 2 पॉइंट समथिंग जो है ना इसका बढ़ा हुआ था, आई थिंक 3 था, तो आई थिंक 2.3 ट्रिलियन जो है रुपीस बनता है, रुपीस की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर अभी जो बचा हुआ 1.6 हमें ट्रिलियन रुपीस की जो है वो यहां पर जो है वो समझ आती थी कितना बचा हुआ और ये देना। तो आप सर्कुलर डेट के अंदर आप देखा जाए तो ये आप कह लें कि इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा हमें एक करके हर्डल नजर आती है, हैम्परिंग। अब वो क्या क्या आईपीपीस के साथ जो हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए डिस्कोस के साथ हुए हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है, करप्शन देखने को मिल रही है। अब ये सारी चीजें तो फिर सर्कुलर डेट में आ जाती है। हाँ, उसके बाद हम बेतहाशा जो सब्सिडीज दे रहे हैं और वही सब्सिडीज वो जो हमारा प्रॉफिट आना चाहिए वो हम सब्सिडीज दे जाते हैं, है ना। तो ये सर्कुलर डेट जो है इस तरह हमारा जो है यहाँ पर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर बूमबस साइकिल, आईएमएफ साइकिल, सर्कुलर डेट एंड पब्लिक डेट, 4 चीजें। और 5th नंबर पर आएगा आपका फॉरेन एड, है ना। अब फॉरेन एड्स या लॉन्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, जिस तरह रेमिटेंसेस के ऊपर बन सकता है, आपका फॉरेन एड्स के ऊपर बन सकता है, आईएमएफ बेल आउट प्रोग्राम्स के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह जो है यहाँ पर हमारा फॉरेन एड के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आप फॉरेन एड का आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो कंट्री दो कंट्रीज का आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इतना हमने लोन लिया। फॉर एग्जाम्पल आसियान डेवलपमेंट बैंक से हमारा जो है यहाँ पर अगर बात की जाए ना फॉरेन एड्स या लॉन्स की बात की जाए तो 1900 यहाँ पर कह लें कि 1966 के से लेकर अब तक जो है वो 43 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दे चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने जो अभी पे करना है ना वो 7 बिलियन डॉलर पे करना है। किसको? एडीबी को, आसियान डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं। आसियान डेवलपमेंट बैंक को जो है यहाँ पर 43 यहाँ पर बिलियन डॉलर देने हैं 1966 से लेकर, लेकिन अभी जो हमारा यहाँ पर लोन देने वाला है वो 70 बिलियन डॉलर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक चीज तो ये है। उसके बाद हमें कौन यहाँ पर दे रहा है जी लोन? इस चीज को देखें, अब चाइना दे रहा है। यहाँ पर कौन आ जाएगा भी? आपका चाइना। अब चाइना कितने % दे रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चाइना को हमने अभी जो है वो कह लेकर 29 ऑलमोस्ट, कितना ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 29 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना को देने हैं। इसी तरह हमारा सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है। तो इस तरह अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक भी है, ठीक है। तो ये आपको
ये चीजें आपको पता है। देखिए आप जब चीजों को क्लियर करेंगे ना, अलग अलग करेंगे, फॉरेन एड्स को लेकर अलग पेज बनाए, थोड़ा सर्कुलर डेट को लेकर थोड़ा अलग पेज बनाए, उसके बाद अगर देखा जाए पब्लिक डेट को थोड़ा अलग लेकर बनाए, आईएमएफ को लेकर अलग बनाए, बूम बस्ट साइकिल को लेकर, तो ये 5 जो चीजें है ना, ये 5 ये 5 ये मेन इकोनॉमी के अंदर अगर आप एक को भी मिस करते हो यहां पर, तो समझे आपका 1-2 मार्क्स तो वैसे गिर जाएंगे यहाँ। तो ये 5 चीजें तो होनी चाहिए, एक तो बूम बस्ट साइकिल होना चाहिए, फॉरेन एड्स लॉन्च होने चाहिए, पब्लिक डेट, सर्कुलर डेट, आईएमएफ। ये 5 चीजें अपने इकोनॉमी के क्वेश्चन में लाजमी इसको नोट डाउन कर ले, लाजमी आपने डिस्कस करनी है। अब फॉरेन एड्स की बात करें, आसियान डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना, ठीक है, यूएई, आप इस तरह जो है यहां पर जो है अपना ऐड कर सकते हैं कि फॉरेन एड्स एंड लॉन्स यहां पर हमें ये मिल रहे हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है, जब ये सब कुछ हमें मिल रहा होता है तो हमारा क्या करता है, यहां पर इकोनॉमी बूम कर जाती है, बूम मतलब इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाती है, लेकिन ग्रोथ की तरफ नहीं जाती। ग्रोथ की तरफ तब जाएगी जब आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग होगा, आपकी एक्सपोर्ट यहां पर बढ़ेंगी, है ना, तब आपका यहां पर बढ़ेगा। ये चीज है बूम बस्ट साइकिल, ये 5 चीजें जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर जनरल डिस्कशन, इसके अंदर थोड़ी चीजें और भी मैं ऐड करता जाऊंगा साथ साथ, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर देखा जाए ना, हमारे पास यहां पे जीडीपी की अगर बात करेंगे, अगर ट्रेड डेफिसिट की भी आप बात करें, तो ट्रेड डेफिसिट हमें यहां पर देखने को कितना मिल रहा है, इसको यहां पर आप चीजें कौन सी पता है। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट होता है आपका, माइनस आपका क्या होता है, इंपोर्ट होता है, ठीक है। अब आप इंपोर्ट कितना कर रहे हो और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, अगर तो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो, फिर तो ट्रेड जो है वो आपका सरप्लस जाएगा। नहीं, अगर आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, जैसे हमारी अभी 48 बिलियन पे जो है वो कह लें कि यहां पर जो है वो 48 बिलियन डॉलर हमारी इंपोर्ट है, जबकि हमारी एक्सपोर्ट कितनी है, सिर्फ 20 पॉइंट समथिंग जो है बिलियन डॉलर है। ये इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो 25 वाले की। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ अभी, तो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ये अब देखें कि ये भी एक कॉज है यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, या यहां पर देख ले कि ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, ये भी एक चैलेंज है यहां पर ट्रेड डेफिसिट वाला भी, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो हमें यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो 2 पॉइंट हमें यहां पर 6 यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है, 2.6 यहां पर, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा हूं मैं। तो अब सरप्लस, लेकिन यहां पर एक और बात भी है, अकाउंट जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, अकाउंट सरप्लस होता है, या करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट भी ये होता है जब आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेटेड होता है, ये भी आपका टोटल जिस तरह हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। तो यहां पर ये हमें नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो रहेगा यहां पर पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि जीडीपी ग्रोथ की अगर बात की जाए, है ना। अब ये ट्रेड डेफिसिट में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक्सपोर्ट का पता होना चाहिए, इंपोर्ट का पता होना चाहिए, और उसके बाद इसका जो टोटल अगर बोला जाए ट्रेड डेफिसिट कितना चल रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए, और इससे मोर देन इनफ है, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अब जो चीजें जो बता रहा हूं ना वही चीजें करनी, इससे बाहर ज्यादा स्टैट्स या फिगर्स इकट्ठे करने की आपको जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी कितना है जी हमारा पाकिस्तान का, अब ये इशू। अब जीडीपी की अगर बात की जाए तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहां पर 2 पॉइंट हमें 6 और 7 कहीं पे लिखा हुआ नजर आता है। अब डान के आर्टिकल्स पढ़ोगे 2.7 हमें यहां पर जीडीपी ग्रोथ नजर आएगा, किसके अकॉर्डिंग, हमारा इकोनॉमिक सर्वे है जी पाकिस्तान 2025, इसके अकॉर्डिंग जी कितना चल रहा है हमारा 2.6%। अब वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है जी ये आपका जो जीडीपी है ये ग्रोथ 3% यहां पर स्टैंड करेगा। आईएमएफ क्या कह रहा है आपका, आईएमएफ कह रहा है कि ये 2 पॉइंट आपका 7 यहां पर परसेंट जो है जीडीपी ग्रोथ है पाकिस्तान का। तो अब यहां पर इससे बाहर क्या देना है आपने, आईएमएफ की इतनी ज्यादा रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप यहां पर ऐड कर सकते हो, लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बेस्ट है, आप इसको ऐड करें, जो यहां पर जो है वो कह लें कि ऑलरेडी उनके बेल आउट प्रोग्राम भी ले रहे हैं, तो वो काफी उनका जो काम है ना इकोनॉमी के ऊपर वो काफी ज्यादा करते हैं, उनको पता है कि हम इनको लोन दे रहे हैं और ये आगे से क्या जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है आपको इजीली, ठीक है। अब अगर देखें हमारे पास कितना आ जाएगा अब यहाँ पर, तो ये अब 2.6% या 7% आप अब ऑलमोस्ट आप लाजमी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट इतना आ रहा है जी, ऑलमोस्ट 2.7 यहाँ पर परसेंट जीडीपी ग्रोथ हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, ठीक है। अब समझ आ गई यहाँ पर कि किस तरह ऐड करना है। चले जी, अब
देखते हैं यहाँ पर जो अभी कह लें कि जो हमें जीडीपी ग्रोथ की जरूरत है, वो अभी कह लें जो उड़ान यहाँ पर जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया कि 2024 से लेकर 29 तक जो है वो बात की जा रही है कि जीडीपी को 6 यहाँ पर परसेंट पे लेकर जाना, ग्रोथ पे जीडीपी ग्रोथ कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर अब। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब हम जो है ना यहाँ पर थोड़ा जनरल डिस्कशंस करते जाएंगे ताकि आपको चीजें जो है ना फर्दर क्लियर हो जाएंगी। अब फिजिकल डेफिसिट की मैं बात कर दूं, यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट आपको पता होना चाहिए, जब इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2.6% यहाँ पर नजर आता है। और फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है जब आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं और रेवेन्यू कम होता है ना, एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू। ठीक है, अगर तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है तो हमारा यहाँ पर फिजिकल सरप्लस चलेगा, नहीं तो अदरवाइज ये हमारा डेफिसिट में चलेगा। एक्सपेंडिचर्स हमेशा ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, एक्सपेंसेस होता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर हमारा फिजिकल जो है वो डेफिसिट रहेगा 2.6 इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 2025 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज मैं साथ बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज भी रहने गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पर आपको ना एक तो इंडेक्स रेट आपको पता होना चाहिए, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का कहां पे स्टैंड कर रहा है, 168 पे स्टैंड कर रहा है यहाँ पर आपका, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर बात की जाए करप्शन की बात की जाए तो वो आपका 35 पे यहाँ पर स्टैंड कर रहा है आउट ऑफ 180। कितना, आउट ऑफ 180। तो करप्शन का इंडेक्स रेट, ह्यूमन डेवलप का इंडेक्स रेट आपको पता होना चाहिए ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाए। ठीक हो गया, अब यहां तक क्लियर है। अब हम जनरल डिस्कशन की तरफ आते हैं। जो जनरल होता है ये तो हमारे स्टैट्स, अब बताएं कितने स्टैट्स हमने दे दिए, है ना। अब होता है क्या कि यही एक फियर है इकोनॉमी को लेकर एस्पिरेंट्स के दरमियान में, भाई इसमें स्टैटिस्टिक्स जो है ना बहुत सारा ऐड करना पड़ेंगे, फैक्ट फिगर डालने पड़ेंगे, नहीं डालना पड़ेगा। आईएमएफ का पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक का पता होना चाहिए, जीडीपी के बारे में कितना कह रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आप लाजमी पढ़ के जाए, आपका इकोनॉमी का पेपर पूरा हल हो जाएगा, पूरा छाप के आए, पूरी चीजें आपके कवर हो जाएंगी। इकोनॉमिक सर्वे आपका ऑथेंटिक रिसोर्स है इकोनॉमी के पेपर को हल करने के लिए, जितने भी फैक्ट्स फिगर है आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या कि अब इकोनॉमिक सर्वे के बाद फिर आप आगे उठा ले, राइटर्स जो हमारे हैं इकोनॉमिस्ट हैं उनको उठाएं, उनका यहां पर आप आगे रेफरेंस देते जाएं और सजेशन देते जाएं, आगे जैसे हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है हम कह ले मिसलेनियस जो डिबेट है जो इकोनॉमिक क्राइसिस की, वो देखने वाले हैं इसका। ठीक है, जनरल डिस्कशन रहेगी इसके ऊपर। ठीक है, यहां पर आप जो है वो शेयर है, यहां पर आप कर लेंगे इस पर। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है जी, पॉलिसी के यहां पर जो है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रही है, इसकी वजह से जी यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है ना। अब हो क्या रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्यों है भाई, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। अब चारों जो है प्रोविंसेस 4 है वो एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे, उनके दरमियान में डिस्प्यूट चल रहा है ना। अब वाटर एक बेसिक नीड है नेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए, लेकिन 4 प्रोविंसेस के दरमियान में तहफुजात है, वाटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। देखे, अब हर प्रोविंस के अंदर एक पार्टी है वो अपनी सिस्टम चला रही है, जब वो सेंटर तक आती है तो उसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिकंसिलिएशन या ट्रस्ट या ट्रुथ यहां पर नजर नहीं आता, उसकी कमी नजर आती है। एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ बात कर रही है, वो कुछ बात कर रही है। यहां पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, तो पॉलिटिकल जब पोलराइजेशन होगी तो आपकी सोशल पोलराइजेशन भी यहां पर क्रिएट होगी, क्योंकि यही वो लीडरशिप्स होती हैं फिर जो अपने अपना एक कह ले के नैरेटिव बिल्ड करते हैं या अपने अपनी पॉलिसीज होते हैं उनके वो बर्थ करती है, तो कुछ लोग उनकी तरफ हो जाते हैं, कुछ उस तरफ हो जाता है, फिर यहाँ पर सोशल पोलराइजेशन नजर आती है, हमें देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से फिर इसका इंपैक्ट जो पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट, वो आपका इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यहां पर पॉलिसी कंसिस्टेंसी अगर बात करें, अब पॉलिसीज के अंदर क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है एक ही बात कही जा रही है कि बड़े बड़े यहाँ पर थिंक टैंक है या एक्सॉन में से एक ही बात करते हैं कि भाई 20 से 22 फैमिलीज है जो पूरा कंट्रोल करके बैठा हुआ पाकिस्तान के इकोनॉमी को, अलीट कैप्चर्ड यहाँ पर इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। पूरा यही डिस्कशन, यही डिबेट चल रही होती है ना। तो अब ये जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो पॉलिसीज सब्सिडीज दी जा रही हैं। अब वो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो क्या, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, थिंक टैंक है, इकोनॉमिस्ट है, वो यही बात करते हैं सब्सिडीज ना दें, सब्सिडीज रोकें, क्योंकि सब्सिडीज वही तो प्रॉफिट कमाना है हमने, तो वो हम उनको दे देते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो अलीट कैप्चर्ड के इंटरेस्ट हमें नजर आते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन,
एक जगह पर रुक जाती है या इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाती है जब हमें बेल आउट प्रोग्राम जब ये मिले सारे एड्स वगैरह और ये सारे। उसके बाद बात करते हैं पुअर गवर्नेंस या करप्शन। अब करप्शन तो यू नो वेरी वेल कि अभी आईएमएफ ने रिपोर्ट पब्लिश की यहां पर दी है कि अगर देखा जाए तो रिपोर्ट थी गवर्नेंस आई थिंक गवर्नेंस एंड वो है करप्शन डायग्नोस्टिक करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट आई थिंक। तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमें बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है। तो आईएमएफ का यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो करप्शन को लेकर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है। अब एक्सपोर्ट हमारी कितनी है 27 बिलियन पे है और इंपोर्ट कितनी है 48 बिलियन पे है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है 2.5 बिलियन डॉलर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, अब समझ आ रही है। ट्रेड डेफिसिट हमारा 2.5 बिलियन डॉलर। एनर्जी शॉर्टेज की बात की जाए तो आपको पता है आईपीपीज है, डिस्कोज है, इनके रिक्वायरमेंट को अब पूरी पेट्रोलियम के ऊपर बिजली ज्यादा पैदा, इसको भी देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्स है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। इनको एनर्जी शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है यहाँ पर। अब इंडस्ट्रीज आपकी बंद होगी तो इकोनॉमी ही आपकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? जब आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। अब टैक्स की यहाँ पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब हो क्या रहा है कि जो एलीट कैप्चर्ड है या जो सिस्टम है ऊपर, तो जो एक इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा ज्यादा आ रहा है, डायरेक्ट पैसे जो टैक्स से पैसा कम आ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए इनफॉर्मल इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है, कैश बेस्ड इकोनॉमी इन पाकिस्तान, ये भी एक बहुत बड़ी हड्डल है। तो इसकी वजह से भी इकोनॉमिक हम इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद है वीक एक्सपोर्ट एंड लैक इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रीज भी पूरी ब्लॉकेज पड़ी है, इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक नहीं जाएगी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल हमारे जितने भी एक्सपर्ट है या थिंक टैंक है उनके अकॉर्डिंग, जितनी देर आप इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप नहीं करेंगे, अपलिफ्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। खाली बेल आउट प्रोग्राम या एड्स की बेस के ऊपर आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज तो कर जाएगी लेकिन ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी, और ये बूम बस्ट साइकिल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हाई इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम जो हम अगर देखा जाए 2024 के अंदर, तो यहां पर बताया जा रहा था कि 26% हमें यहां पर इन्फ्लेशन, ऑलमोस्ट 26% पे, लेकिन अभी कितना बताया जा रहा है 4.7% हमें यहां पर इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहा है ना। अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो इतना में देखने को मिल रहा है। वल्नरेबिलिटीज टू एक्सटर्नल शॉक्स अगर यहां पर देखने को मिल रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स, अब 2000, अब नेचुरल डिजास्टर आपको, ये जनरल डिस्कशन है, सारी जनरल डिस्कशन है ना। फैक्ट्स एंड फिगर हमने कितने डाले हैं, सिर्फ यहां पर डिस्कशन किया तब डाले हैं, यहां पर एक दो हो रहे हैं तब डाले। अब इसमें बताएं कि इकोनॉमी से डरने की क्यों जरूरत है? आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, जो फियर है वो यहां पर निकल जाएगा। अब वल्नरेबल नेचुरल डिजास्टर्स का पता होना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर के बारे में कौन नहीं पढ़ता? एस्पायरेंट को पता है भाई, ये बर्निंग क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान का मेन इश्यू है, क्लाइमेट चेंज जो जिस तरह के इंपैक्ट पड़ रहे तो पढ़ते हैं। तो यहां पर बताया इकोनॉमी को क्यों नहीं आप जो वो टैकल करते मेन एग्जाम के अंदर। तो अगर देखा जाए यहां पर 30+ बिलियन डॉलर हमें लॉस हुआ था 2022 के अंदर जब फ्लड आता है। अभी भी जो है वो 822 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है 2025 के अंदर पाकिस्तान। चेक करें आप डाटा। उसके बाद बात है यहां पर लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई के ऊपर कंप्लीट मेरा एनालिसिस है कि एफडीआई क्यों नहीं लानी चाहिए, और एफडीआई अगर लानी भी चाहिए तो कौन सी कंडीशंस पर लानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहली तो बात यह है कि एफडीआई लानी नहीं चाहिए, दूसरी बात यह है कि एफडीआई लानी चाहिए तो कौन सी कंडीशन पर लेकर आनी चाहिए। सबसे पहले जो ये सब्सिडी वाला पंगा है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडीज ही जो दाम दी जाती है वही तो प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होता है, वही तो रेवेन्यू बनता है यहाँ पर, और वो सारा दे दिया जाता है ना। अच्छा, एफडीआई वाले बड़े सियाने हैं। एफडीआई को पता है कि जब आप मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर रिजर्व बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक जो है वो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रही है, एफडीआई भाग के आएगी। उसको पता है प्रॉफिट कमाने के लिए है। जब वो प्रॉफिट कमाएंगे, रिजर्व खाली होंगे, स्टेबलाइजेशन की तरफ से स्टैग्नेशन की तरफ जाएंगे, तो इधर से वो एफडीआई। आप कितनी आपकी इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे भाग चुकी हैं? आपकी 3 मेन अगर यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज देखे वो भाग चुकी हैं। वजह क्या रहेगी? यहाँ पर जिस एक तो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को बहुत ज्यादा, नो डाउट है भी सही। यहाँ पर पता नहीं चलता पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी।
तो उनको इनसिक्योरिटी उनको फील होती थी, इस वजह से एफडीआई वाले चले गए। तो अब एफडीआई वाले को अगर लाना भी है तो यहाँ पर एक तो पहले उनको एक फ्रेंडली माहौल देना पड़ेगा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी पॉलिसीज जो बनानी है वो बड़ी कह ले कि एक रेजिलियंट होनी चाहिए, स्ट्रांग पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी हमने जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, सॉरी, वो हमारे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स हमें यहाँ पर जनरल डिस्कशंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बाकी तो है ही है, ये तो सारी डिस्कशन है ही है ना, ये भी हमारे पास 9 पॉइंट्स है। तो ये कॉजेस हैं जितनी हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर जो इशू है ना स्टूडेंट्स का, वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर वे फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है हमारे। अब यहाँ पर देखते हैं कि वे फॉरवर्ड में क्या चीजें डिस्कस करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या। अब ये जनरल डिस्कशन है, यहाँ पर आप इंटरनेशनल मॉडल को भी यहाँ पर पिक कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि इंटरनेशनल मॉडल जो हम बात करते हैं ना, आ जाके हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही है ना, उनकी देते हैं ना हम एग्जांपल्स। तो आपने क्या करना है कि अगर एग्जांपल देनी भी है तो वो थोड़ा सा एलैबोरेट भी करना है। तो ये इस तरह जो है इसको फिक्स किया जा सकता है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमें देखने को मिलता है, हाइब्रिड सिस्टम सेटअप देखने को मिलता है, तो इसको किस तरह यहाँ पर जो इंस्टॉल किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे मिलिया लोधी साहबा जो यहाँ पर क्या कहती है, जो उनके 5 पॉइंट है, हमने ये डान का आर्टिकल्स था, ओपिनियन थी उनकी, वहां से हमने पिक किया है, काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कहता है कि फिजिकल डिसिप्लिन, जो हमें फिजिकल यहाँ पर डेफिसिट देखने को मिल रहा है, जो एक्सपेंडिचर्स है, जब हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं ना, ऑस्टेरिटी, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स को काम करने की बात की गई। और इसके ऊपर लास्ट टाइम आप डान का कोई सुन रहा है, लेक्चर्स हमारे ले रहे हैं, तो उसके ऊपर हम एनालिसिस कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए यहाँ पर, जो भी हमारे सोशो इकोनॉमिक हमारी जितनी भी पॉलिसीज है उनके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, टैक्सेशन रिफॉर्म्स है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ होनी चाहिए, जो क्या होना चाहिए, बिल्कुल हम जो बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो प्रोडक्शन यहाँ पर इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने का, आप यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा ले, एक्सपोर्ट हो ही ना, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी मांग ही ना हो चीजों की, फिर क्या करेंगे। प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो क्वालिटी ऑफ गुड्स उसके मुताबिक होना चाहिए, ताकि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी अच्छे दाम। उसके बाद बिल्डिंग डिजिटल कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये बात की जा रही है, यहाँ पर स्किल्स सिखाई जाने चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अब ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर जरूरी है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मार्जिनलाइज्ड यहाँ पर अभी भी डिजिटल डिवाइड का हमें सामना करना पड़ रहा है, बैकवर्ड एरियाज को यहाँ पर जो कह ले के फैसिलिटीज यहाँ पर जो मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज जो मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही। अगर उनको मिले तो वो भी अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले करें, है ना। तो ये चीज है 5 पॉइंट्स। इशरत हुसैन साहब के 5 पॉइंट्स क्या है, ये भी देखिए, जितने भी है ना राइटर्स रहेंगे या हमारे इकोनॉमिस्ट, तकरीबन उनके पॉइंट्स मिलते जुलते ही होते हैं, एक ही। अब यही बात मिलिया लोधी साहब करते हैं, यही इशरत हुसैन साहब करते हैं, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, यही चीज आ रही है। अट्रैक्टेंट एफडीआई को बढ़ाना चाहिए, है ना, लेकिन कंडीशंस के ऊपर। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड एडवांस इकोनॉमीज, मेन पावर एक्सपोर्ट, ये बात कर रहे हैं इशरत हुसैन साहब, एक न्यू पॉइंट, मेन पावर एक्सपोर्ट। अब डिजिटल यहाँ पर अगर देखा जाए ना, स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पर बात की जा रही है। इन्होंने लास्ट टाइम एक आर्टिकल भी लिखा था, ओपिनियन, रेमिटेंसेस बून और बैन, पूरा डिटेल ना हमने पूरा एनालिसिस किया था उसका। तो बून और बैन, तो इस चीज को देख रहा है इशरत हुसैन साहब कह रहे हैं कि जो रेमिटेंसेस है, बून और बैन, वो कहते हैं कि ये बून है, ये फायदा एडवांटेजेस दे रहे हैं, क्योंकि रेमिटेंसेस की बेस के ऊपर काफी मसाइल सॉल्व होते हैं, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, एजुकेशन के ऊपर फैमिलीज पैसा लगाती हैं, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है, घर को अपग्रेड किया जाता है, उसके बाद अगर सेविंग में आते हैं पैसे, ठीक है। तो टोटली अगर देखा जाए तो स्किल्ड वर्कर यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए। स्टेम एजुकेशन की बात की गई है, एजुकेशन यहाँ पर जो बात की गई है ह्यूमन कैपिटल, वहां पर स्टेम एजुकेशन की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रहेगा इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर। यहाँ पर बात की जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जो हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे जो है वो जॉइंट वेंचर, इकट्ठे जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट, जिस तरह हमारा सी पैक है, चाइना और पाकिस्तान मिलकर यहाँ पर स्टार्ट किया, तो इस तरह यहाँ पर होना चाहिए। तो ये हमारे पास वे फॉरवर्ड रहेंगे जो इकोनॉमी को यहाँ पर हम देने के लिए मोर देन इनफ है। लेकिन यहाँ पर डाटा कौन सा देना, अब याद है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीडीपी का पता होना चाहिए कितना कह रहा है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक सर्वे, बेस्टेस्ट सोर्स जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे रहेगा इकोनॉमी को टैकल करने के लिए, ठीक है, और मोर देन इनफ है। बाकी हमारे ये इकोनॉमिस्ट हैं,
या हमारे कोई राइटर्स है उनको जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी आपका यहाँ पर फियर था ना, आप लाजमी कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हुई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन।